तो मुंबई में यदि कोई सर्वे हो तो उस सर्वे में मोदी जी पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो विकास ही यहाँ का मुख्य मुद्दा है। सरकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया था, उसको भी सबक सिखाने का कार्य महाराष्ट्र की जनता है। तो विकास, सबको लगता है विकास होना चाहिए, लेकिन उस विकास को जमीन पर लाने का कार्य उन लोगों ने कभी नहीं किया। नमस्कार, नवभारत नवराष्ट्र के सभी डिजिटल दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम नवभारत संवाद में स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार का जोर अब आसमान पर बुलंदियों पर चढ़ रहा है और इसके तहत हम कई नेताओं को, प्रवक्ताओं को और पार्टी पदाधिकारियों को ऑफिस में आमंत्रित कर रहे हैं नवभारत संवाद के लिए। और इसी के तहत आज हमारे साथ हैं मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष और सिद्धि विनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यालय में। आप तो आचार्य हैं, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो आप हमें ये बताएं कि हवा का रुख क्या कह रहा है, जो चुनाव की जो बयान बह रही है उसका हवा का रुख क्या है? देखिए, हवा का रुख माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, महाराष्ट्र के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ है। और विशेष करके यदि आप मुंबई की बात करिए तो मुंबई में यदि कोई सर्वे हो तो उस सर्वे में मोदी जी पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, लेकिन उसमें भी मुंबई में सबसे ज़्यादा उनकी लोकप्रियता है। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, हवा का रुख फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल ही स्पष्ट है। मुद्दे क्या लग रहे हैं आचार्य जी, जो विधानसभा चुनाव है आपके नजरिए में प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखिए, प्रमुख चुनाव का मुद्दा विकास है। और जिस प्रकार से 2014 से 19 में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार रही, श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मुंबई और महाराष्ट्र का जिस प्रकार से विकास हुआ, चाहे आप कोस्टल रोड देख लीजिए, आप अटल सेतु देख लीजिए, मेट्रो 2 और 3, जो भी चर्चा हो रही थी कि मेट्रो 1 बनने में 16 साल लग गए और मेट्रो 2 और 3 को बनने में कितने कम वर्षों में दोनों लाइन चालू हो चुकी है। और 19 के बाद जिस प्रकार से धोखे के साथ सरकार बनी और जून 2022 से फिर से श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार चल रही है। तो जो 2.5 वर्ष रहे उस समय में सभी विकास कार्यों को रोकने का कार्य महाविकास आघाड़ी ने किया था। यह जनता के नज़रों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर जून 2022 के बाद फिर से जो विकास की गति मिली है, तो विकास ही यहाँ का मुख्य मुद्दा है। और एक जो लोगों में जाने पर, लोगों से बात करने पर एक बात बहुत लोगों को अपील भी कर रही है, लोगों के मन में भी है कि मुंबई की सुरक्षा का विषय है। मुंबई की सुरक्षा 2014 के पहले की परिस्थिति या 2014 के बाद की परिस्थिति का लोग आकलन जब करते हैं तो 2014 के पहले कभी लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट हो जाते थे, कभी ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे, कभी जो है स्टेशनों पर, कभी ताज होटल में। तो यह मुंबई सुरक्षित नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री बने तो 14 के बाद एक भी बम ब्लास्ट इस मुंबई शहर में नहीं हुआ है। तो मुंबई की सुरक्षा का भी एक बड़ा विषय है, इसलिए मुंबई और महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ है। अभी आपने कहा कि धोखे से सरकार बनाएंगे, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आपकी खोखे की सरकार है। देखिए, विपक्ष जो है उस समय मुख्यमंत्री थे, फेसबुक लाइव के अलावा उनका कोई काम ही नहीं था। और जनादेश स्पष्ट तरीके से श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महायुति को मिला था, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो किसने धोखा दिया और कौन खोखे की सरकार है, जनता तय करेगी। और उद्धव जी ने केवल सत्ता में रहने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया था, उसको भी सबक सिखाने का कार्य महाराष्ट्र की जनता करेगी। अच्छा जी, अभी आपने विकास की बात की, महाराष्ट्र में विकास हुआ, ये सब दिख रहा है सामने। इसके बावजूद आपने विकास का मुद्दा लेकर पब्लिक के बीच नहीं आ रहा है। आप लोग ज्यादा लाडली बहन, अन्नपूर्णा और बाकी जो योजनाएं, जो मुफ्त जिसे रेवड़ी कल्चर जिसे मोदी जी बोले थे,
उस पर हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्यों? देखिए, विकास का मुद्दा लेकर के भी लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे तक के नेता सभी लोग यह विषय लेकर के, विकास का विषय लेकर के भी जा रहे हैं। और जिसको आप रेवड़ी कह रहे हैं, वह महाराष्ट्र के लोगों के लिए और जिन लोगों को आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता के पूर्ति का विषय है। यह कोई रेवड़ी नहीं है, यह जनसेवा का विषय है। तो यदि आप जनसेवा के द्वारा लोगों में जाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा केवल हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, आम जनता कर रही है कि किस प्रकार से इस सरकार ने हम लोगों की मदद करने का कार्य किया है। तो जो नीचे का व्यक्ति है उसको ऊपर लाने का कार्य, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। अंत्योदय जो है, यही अंत्योदय है। सर, आप लोग हमेशा विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष बात करता है तो वो ये कहता है कि अधिकांश प्रोजेक्ट जो थे वो हमारे कार्यकाल में शुरू किए गए थे, जिसका श्रेय जो है वो आज की मौजूदा पार्टी ले रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों का जो विषय है कि विकास तो होना ही चाहिए। कोस्टल रोड आज 30 वर्षों से प्रलंबित था। क्यों किसी मुख्यमंत्री ने जाकर के सारे क्लियरेंस नहीं लिए? सब देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे मेहनत करके, परिश्रम करके, बैठ करके उसका क्लियरेंस लिया, उसकी साइन करके आगे बढ़ाया। तो विकास, सबको लगता है विकास होना चाहिए, लेकिन उस विकास को जमीन पर लाने का कार्य उन लोगों ने कभी नहीं किया। तो हमारी सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से श्रेय जनता हमें ही देगी। विनय जी, भगवती जी, अच्छा ये बोलिए, क्या एक आंकड़ा बता सकते कितना सीटें आ सकती है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल रहेगी और उसके नेतृत्व में महायुति स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, कहीं कोई संशय नहीं है। क्योंकि अब वोट जिहाद भी इस बार चलने वाला विषय नहीं है। वोट जिहाद लोकसभा चुनाव में चला, सबको समझ में आ गया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसलिए इस बार मुंबई के मतदाता, महाराष्ट्र के मतदाता भारी संख्या में निकल करके और फिर से उस जो विकास की गति चली है उसको और आगे बढ़ाने के लिए मतदान करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। 70 से 80 हजार करोड़ का खर्चा से लाडली बहन रहेगा जी, नहीं लगता कि इन्फ्लेशन आएगा इससे, जिसका विरोध पहले की पूर्ति सरकारें बीजेपी हमेशा से करती रही है और आज बीजेपी वही स्टेट लेवल पे हर जगह इस तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि आप यदि नीचे के व्यक्ति को आप ऊपर लाना ही नहीं चाहते हैं तो यही सब आरोप विपक्ष लगाता है। यह महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में देवेंद्र जी 14, 15, 16, 17, 18, 19 5 सालों में लगातार नंबर 1 रहा है। उसके बाद 20, 21, 22 में बहुत नीचे चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सरकार थी जो कोई भी बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं था। जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है उसके घर के नीचे ही आप बम लगाने का काम करते थे। तो जो लोग बात करते हैं कि यहाँ से बिजनेस बाहर जा रहा था और महाराष्ट्र पीछे जा रहा था, उनकी जब सरकार थी तभी यह परिस्थिति बनी थी। फिर से जब हमारी सरकार आई है, फिर से इन्वेस्टमेंट में 2023 और 24 में महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो निश्चित रूप से यह सब कार्य करते हुए भी महाराष्ट्र के विकास की गति मिलेगी, महाराष्ट्र समृद्ध होगा। सर, महाराष्ट्र लाडली बहन योजना के लिए सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उसके बाद जब पैसे लोगों तक पहुंचे, उसके बाद ये भी सवाल उठा कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी थे उनके पेमेंट्स रुक गए। जब बजट उतना था ही नहीं तो किस तरीके से किसी योजना को शुरू करना, वो भी चुनाव से 2-3 महीने पहले। देखिए, विकास कार्य चल रहे हैं, उसमें यह योजनाएं भी, जो जनहित की योजनाएं वो चलती रहेंगी। और जब इन्वेस्टमेंट आएगा, विकास कार्य होंगे, तो उससे जो आम जनता का पैसा वो आम जनता तक जा रहा है, ये कोई किसी की जेब से नहीं जा रहा है। ये लोगों का पैसा ही लोगों को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर विपक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आचार्य जी, 2 सवाल है मेरे। आप सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। पहला सवाल ये है कि आप ऐसा क्या विशेष करोगे जो आम पब्लिक गरीबों को जो ट्रस्ट द्वारा मदद की जाती है, कैंसर पीड़ित हो या अन्य, आप ऐसा विशेष क्या काम करोगे जिससे गरीबों को और राहत मिलेगी? और दूसरा सवाल ये है कि हमेशा जो है हिंदू मंदिरों के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लेमिंग होते हैं, जैसे चूहे ने प्रसाद खा लिया, वो आप सिद्धिविनायक मंदिर ने बांटा, या फिर तिरुपति मंदिर में कोई भ्रष्टाचार हुआ है। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, सिद्धिविनायक मंदिर में मुझे
1 महीना से 4-5 दिन अधिक हुए हैं, करीब 35 दिन हुए हैं वहाँ पर मेरी नियुक्ति हुई। उसके बाद जो हम लोगों ने निर्णय लिया, एक सबसे पहला निर्णय है कि जितने भी वहाँ पर भक्त दर्शन के लिए जाएंगे, पहले कुछ खास लोगों को ही आशीर्वाद स्वरूप में भगवा टीका लगाने का कार्य किया जाता था। अभी सभी गणेश भक्तों को भगवा टीका आशीर्वाद के रूप में लगाए जाने का निर्णय हमारी समिति ने लिया है। दूसरा, आपने जो विषय उठाया कि जो प्रसाद आदि का जो विषय है, तो निश्चित रूप से उसमें पूर्ण रूप से शुद्धता होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सभी के आस्था का विषय है। और जो चूहे वाला विषय जो आया था वह पूरी तरीके से फर्जी था। उन लोगों ने कहीं एक जगह चूहे का उन लोगों ने वो रखा, बनाया, फोटो डाला और उसको घुमाया। बाद में उस पर स्पष्ट भी हो गया था कि वो मंदिर का फोटो नहीं था। तो निश्चित रूप से पवित्रता होनी ही चाहिए और इसके लिए वहाँ पर सेवा का मौका उनको भी मिलना चाहिए जिनकी गणेश भगवान में आस्था हो। तो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और सभी गणेश भक्तों का वहाँ पर उचित सम्मान हो। तो यह भी एक हम लोगों का ध्येय है। इसके अलावा जो वहाँ पर वह मंदिर केवल एक देवालय नहीं है, वह मंदिर एक सेवा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, मानव सेवा का एक बड़ा केंद्र है। वहाँ से चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग मदद किया जाता है। तो निश्चित रूप से सही समय पर, उचित समय पर सही लोगों को वहाँ से उसका लाभ मिले, हम सभी लोगों की प्राथमिकता है। आचार्य जी, मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो वो बीजेपी को अपना क्यों नहीं समझता? जैसे आप कहते हैं कि योजनाएं तो सभी के लिए हैं, जो लाडली बहना हो या फिर मुफ्त अनाज की योजना हो उसके लाभार्थी, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो मुस्लिम मतदाता बीजेपी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करता है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? उनको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा कि उनको देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहिए, विकास के साथ जुड़ना चाहिए। और जो भारत की मूल संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है और हिंदू संस्कृति केवल मानव धर्म की बात नहीं करती है, यह सृष्टि धर्म की बात करती है। तो सृष्टि में चाहे वह मानव हो या किसी भी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, सभी के लिए मंगल कामना और उनके संरक्षण की बात हिंदू संस्कृति करती है। तो जब हिंदू संस्कृति बची रहेगी तभी सभी धर्म संप्रदाय के लोग बचे रहेंगे। इसलिए उनको भी हमारी संस्कृति से जुड़ करके, भारतीय संस्कृति से जुड़ करके, और जो भारतीय संस्कृति को संरक्षण देने वाला दल है वह है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ जुड़ करके विकास की गति से आगे बढ़ना चाहिए। ये सबके लिए है। बटेंगे तो कटेंगे, क्या बटेंगे तो कटेंगे। जी। तो ये जो बातें हैं, जब आप संस्कृति की बात करते हैं तो फिर ये जुमला कहाँ से आ जाता है, या ये हम कहेंगे वाक्यांश कहाँ से आता है? ये बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे इतिहास इसका साक्षी है। जो मैंने बात किया कि जो हिंदू धर्म की, तो जब सब लोग एक रहेंगे तो एक रहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति बचनी चाहिए, क्योंकि हिंदू संस्कृति ही सभी को संरक्षण दे सकती है। तो जब जहाँ जहाँ आप देखिए कि यदि हम बटे हैं तो हमारा जो है हम कटे हैं। चाहे आप लाहौर में देखिए, हम लोग 70% थे हिंदू, आज वहाँ की परिस्थिति देखिए। श्रीनगर में 80% से ज़्यादा जो है कश्मीरी पंडित थे, आज वहाँ नहीं है। क्या उनकी दुर्दशा। बांग्लादेश देखिए, अफगानिस्तान देखिए। तो जहाँ भी हम लोग कमजोर पड़े हैं, हमारी संस्कृति कमजोर पड़ी है, विशेष करके हमारी केवल संख्या हो जाने से, या हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर लें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख लें, बड़े बंगले बना दें, इससे हम सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। हमारी संस्कृति सुरक्षित होनी चाहिए। तो जब हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी तब हिंदू सुरक्षित होगा, तब यह देश सुरक्षित होगा, तब इस देश में रहने वाले सभी धर्म संप्रदाय के लोग सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हिंदुओं को एक होना चाहिए। और जो बात आपने कहा है, जो चल रहा है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, ये निश्चित रूप से इसका इतिहास गवाह है। इसलिए हम सभी लोगों को एक रहना चाहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कहीं जब भी चुनाव से पहले वोट कटेंगे बटेंगे राजनीति के अलावा आरएसएस से लेकर बीजेपी ने भी अपनी ऐसी संस्थाएं बनाई जो मुसलमानों के बीच में जाके काम करती हैं। तो जो लड़के जी ने बात की कि उनका विश्वास जीतने में जो असफलता है, तो कहीं उसको रीथिंक करने या रीडिफाइन करने या रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं लगती।
देखिए, हमारा तो प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, जैसा आपने कहा कि हमारी सभी योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है, बिना किसी भेदभाव के मिलता है। तो यह उनको सोचने का विषय है कि उनको मुख्य धारा से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। हमारा प्रयास तो सभी के लिए है। हमारी संस्कृति तो हिंसा में विश्वास ही नहीं रखती है, तो उनको उस संस्कृति के साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, यह उनका विषय है। यदि वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका भी भला होगा, देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोच है कि जो हमारा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष देश की बात करता है, तो हिंदू राष्ट्र क्या संभव है? हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर, अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कहाँ हिंदू राष्ट्र होगा। तो हमारी संस्कृति जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या हमारे हिंदुओं की है और जहाँ पर हमारी संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हो रही है, वही हिंदू राष्ट्र है। आप सभी लोग देखिए, 14 के बाद बड़ा परिवर्तन भी हुआ है। पहले राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में इफ्तार पार्टियां होती थी, जिसको इफ्तार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने के लिए उनका दिखावा होता था। कोई रोजा नहीं रखता था, लेकिन इफ्तार पार्टी होती थी। अभी उसी राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन में जो है कन्या पूजन हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म के त्योहार मनाए जा रहे हैं। यह किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले भी कहा है कि जब तक हिंदू धर्म बचा रहेगा तभी सभी धर्म बचे रहेंगे। आप कह रहे हैं महायुति की सरकार वापस आ गई और बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें भी लड़ रही, स्वाभाविक है उसकी सीटें ज्यादा है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे? यह उस समय के नेतृत्व तय करेगा, उस समय के विधायक दल तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। आचार्य जी, आप हमारे कार्यालय में आए और विविध विषयों पर बड़ी बेबाकी से बातचीत की। अंतिम में जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे रीडर्स हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश है? इस सभी से मेरा निवेदन है कि बड़ी संख्या में लोग मतदान करें, क्योंकि यह हमारा और आपका सभी का अधिकार है कि हम जब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से इस मुंबई को, महाराष्ट्र को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए हम लोग घर से निकलें और भारी संख्या में मतदान करें। यही निवेदन है सभी से। आचार्य जी, आप हमारे कार्यालय में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।